वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने एम फार्मा फार्माकोलॉजी के सब्जेक्ट फार्माकोलॉजिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग मेथड सेकंड के टॉपिक गाइडलाइन 403 अक्यूट इनहेलेशनल टॉक्सिसिटी के बारे में बात किया था और साथ ही साथ हमने इस गाइडलाइन के अंदर आने वाले इस गाइडलाइन के टाइप्स, इसके डिस्क्रिप्शन, इसके प्रिंसिपल के बारे में डिटेल में स्टडी कर लिया था। और आज की इस वीडियो में हम इस गाइडलाइन के रिमेनिंग पार्ट्स जो है हमारा एक्सपोजर कंडीशन, डिस्क्रिप्शन एंड प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए जिसमें हमने पार्ट 1 को डिस्कस किया है। आज की वीडियो उस पार्ट के बाद की वीडियो है, तो उसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना जरूरी है। तो अब हम बात कर लेते हैं एक्सपोजर के बारे में। तो अब देखिए, जैसा कि हमारी जो गाइडलाइन है उसका नाम है अक्यूट इनहेलेशनल टॉक्सिसिटी। तो अक्यूट इनहेलेशनल टॉक्सिसिटी का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम अपने ड्रग की टॉक्सिसिटी इनहेलेशनल टॉक्सिसिटी देख रहे हैं, यानी कि हमारे ड्रग को एनिमल की बॉडी में इंसर्ट करने के लिए हम जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन चूज कर रहे हैं वो इनहेलेशनल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन चूज कर रहे हैं। अब किसी भी पर्सन या फिर किसी भी एनिमल के अंदर अगर हमें ड्रग को इनहेल करवाना है, उसको उस बॉडी के अंदर ड्रग को एडमिनिस्टर्ड करवाना है, तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक होता है नोज और एक होता है होल बॉडी। नोज मतलब कि बाय द नोज या फिर बाय द फेस कोई भी ड्रग एडमिनिस्टर्ड हो एनिमल के अंदर, या फिर होल बॉडी एडमिनिस्ट्रेशन में हम क्या करेंगे, किसी भी एनिमल को उसकी पूरी बॉडी को अपने ड्रग के फ्यूम से, अपने ड्रग की वेपर से, अपनी ड्रग के एरोसोल्स प्रिपरेशन से उसको एक्सपोज करेंगे। तो ये चीज आपको समझना जरूरी है कि हमारे ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन दो तरीके से हम करवाते हैं। तो पहली चीज इसमें है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंसंट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंसंट्रेशन का मतलब हम अपने ड्रग को किस तरीके से एडमिनिस्टर्ड करेंगे एनिमल की बॉडी के अंदर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नोज ओनली एक्सपोजर में बी एनी ड्यूरेशन ऑफ अप टू द 6 आवर इन रैट। If mice are exposed nose only, exposure generally should not exceed 4 hours। यानी कि अगर हम अपने ड्रग को बाय द नोज एडमिनिस्टर्ड कर रहे हैं तो हमारा जो ड्यूरेशन होगा वो 6 आवर का होगा इन कंडीशन ऑफ रैट। और अगर हम माइस के अंदर अपने ड्रग को एडमिनिस्टर्ड कर रहे हैं तो वहां पर जो हमारा टाइम ड्यूरेशन है वो 4 आवर का होना चाहिए। नेक्स्ट है एनिमल एक्सपोज्ड टू द एरोसोल्स इन होल बॉडी चैम्बर शुड बी हाउस्ड इंडिविजुअली। वाटर में बी प्रोवाइडेड थ्रू आउट ऑफ द होल बॉडी एक्सपोजर। अब सेकेंड पॉइंट है, जैसे कि हमने आपको बताया था कि नोज के बाद दूसरा आता है होल बॉडी। तो अगर हमारी ड्रग होल बॉडी से हम एडमिनिस्टर्ड करवा रहे हैं तो वहां पर जो भी हमारा एनिमल एक्सपोज हो रहा होगा उस ड्रग से, तो वो एरोसोल्स प्रिपरेशन के थ्रू एक्सपोज हम उसको करवाएंगे। यानी कि उसको होल बॉडी जब हमें एडमिनिस्टर्ड करवाना है तो ड्रग को हम एरोसोल्स फॉर्म में देंगे, और एरोसोल्स फॉर्म में जब हम देंगे तो हमारी जो एनिमल्स होंगे उनको हम हाउस्ड करेंगे इंडिविजुअली। यानी हमें एक एक करके अकेले अपने एनिमल को इंडिविजुअली स्टोर करना पड़ेगा और उनको एडमिनिस्टर्ड ड्रग करवानी पड़ेगी, और साथ ही साथ हम उन्हें वाटर का भी कंजम्पशन करवाते रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एनिमल आर एक्सपोज टू द टेस्ट आर्टिकल एज गैस, वेपर, एरोसोल और मिक्सचर। जाहिर सी बात है कि अगर आपको बाय द इनहेलेशन रूट कोई भी चीज एडमिनिस्टर्ड करवानी है तो आपकी टेस्ट ड्रग जो है वो गैसियस फॉर्म में होनी चाहिए, वेपर्स के फॉर्म में होनी चाहिए, या फिर इनका मिक्सचर होना चाहिए, एरोसोल्स प्रिपरेशन के फॉर्म में वो होना चाहिए। नेक्स्ट है physical state to be tested depend upon the physiochemical properties of the test articles. Hygroscopic and chemically reactive articles should be tested under the dry air condition। देखिए, जो भी हमारा एनिमल है, जो भी हमारा टेस्ट ड्रग है, उसकी फिजिकल स्टेट, जो भी हम जिस चीज पे हम उसको टेस्ट कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि उसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी क्या है। उसके नेचर पे ही हम उसकी टेस्टिंग को परफॉर्म करेंगे। और साथ ही साथ अगर कोई ऐसा ड्रग है जो कि हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है या फिर वो रिएक्टिव नेचर का है तो उस केस में हमें अपने ड्रग को ड्राई कंडीशन में चेक करना पड़ेगा। ड्राई कंडीशन में इसकी प्रोसेस को पूरा करना पड़ेगा जिससे कि उसकी कोई भी ड्रग हमारा डिस्ट्रॉय ना हो पाए। ठीक है, इस वजह से हम ये कंडीशन मेंटेन करेंगे। तो ये तो हो गया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंसंट्रेशन, मतलब किस तरीके से हम अपने ड्रग को एडमिनिस्टर्ड कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ड्रग जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो
क्योंकि ड्रग हमारी क्या है, ड्रग हमारी इन द वेपर्स के फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में या फिर एरोसोल्स की फॉर्म में है। तो इसके लिए आपके ड्रग को पार्टिकल साइज में भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टिकल एक इनहेल करने के लिए किसी भी चीज को एक लिमिटेड पार्टिकल साइज होना चाहिए। तो ये अगर हम बहुत बड़ा पार्टिकल साइज रख देंगे तो वो भी इनहेलेशन नहीं हो सकता उस चीज का। तो इसलिए उस चीज को भी हमें ये मैनेज करना पड़ेगा कि आपके ड्रग का पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। अब इसमें क्या है, पार्टिकल साइज शुड बी परफॉर्म्ड फॉर ऑल एरोसॉल्स एंड फॉर वेपर दैट मे कंडेंस टू फॉर्म एरोसॉल्स। पार्टिकल साइज को जो हमें करना है उसमें हमें अपने ड्रग को एरोसॉल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और अगर वेपर है तो उसको भी हमें कंडेंस करना है एरोसॉल्स की कंडीशन तक। इसके अलावा क्या है, अगर हम ये बात करें कि हमें कितनी पार्टिकल साइज देनी है एनिमल्स को, तो सबसे जो आपको यहाँ पे जो जरूरी रखने वाली चीज है वो ये है कि मास मीडियम एरोडायनेमिक डायमीटर्स रेंजिंग फ्रॉम 1 to 4 म्यूएम, इस रेंज की हमें पार्टिकल साइज चूज करनी होती है। इसके अलावा ज्योमेट्रिक स्टैंडर्ड डेविएशन इन रेंज 1.5 to 3 आर रिकमेंडेड। ये रिकमेंडेड पार्टिकल साइज है जो कि आपको चूज करनी होती है। ड्रग एरोसॉल या फिर वेपर्स जो भी हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं उनकी पार्टिकल साइज हमें इतना रखना पड़ेगा, तभी हमारा एनिमल जो है उसको आराम से इनहेल कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा टेस्ट आर्टिकल प्रिपरेशन इन व्हीकल। अब देखिए, जो भी हमारे ड्रग है उनको हम इन द फॉर्म ऑफ इनहेलेशन देने वाले हैं, तो उसको इनहेलेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक व्हीकल चाहिए होगा। तो अब ये व्हीकल हम कैसे इसको करेंगे, देखिए, व्हीकल में भी यूज टू जनरेट अ एप्रोप्रिएटेड कंसंट्रेशन एंड पार्टिकल साइज। जाहिर सी बात है कि व्हीकल का यहाँ पे सिर्फ काम ये है कि आपकी पार्टिकल साइज को जनरेट करना, एप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन प्रोवाइड करवाना। इन द एटमॉस्फेयर वाटर शुड बी गिवन प्रेफरेंस। अगर कोई भी ड्रग है उसको हम वाटर व्हीकल के साथ हम उसका वेपर कन्वर्ट कर पाते हैं, हम उसका एरोसॉल प्रिपेयर कर पाते हैं, तो हम उसे चूज करेंगे, वो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी। लेकिन मैकेनिकल प्रोसेस टू अचीव दैट रिक्वायर्ड अ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, हाउएवर कैन केयर शुड बी टेकन टू नॉट डिकम्पोज और अल्टर द टेस्ट आर्टिकल। मान लीजिए अगर कोई ऐसी कंडीशन डेवलप होती है जब हमें वाटर उस चीज के लिए फेवरेबल ना हो, तो आपको कोई व्हीकल यूज करना पड़ेगा या फिर अदर व्हीकल, या फिर आपको मैकेनिकल प्रोसेस यूज करनी पड़ेगी। तो जब हम मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू अपने ड्रग को इनहेलेशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मतलब इनहेलेशनल रूट की तरफ कन्वर्ट करते हैं, उनको एरोसॉल्स प्रिपरेशन करवाते हैं, तो पार्टिकल साइज के डिस्ट्रीब्यूशन में हमें केयर रखनी पड़ेगी। और साथ ही साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा टेस्ट आर्टिकल डिकम्पोज नहीं होना चाहिए बाय द मैकेनिकल प्रोसेस, क्योंकि मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू आप वेपर्स तो क्रिएट कर लोगे, लेकिन मान लीजिए आपका ड्रग डिकम्पोज हो गई तो हम इफेक्ट कैसे देखेंगे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। Next है, the composition of the test article should be verified analytically. Adequate care should be taken to not contaminate the test material. देखिए, कंपोजिशन ऑफ द टेस्ट आर्टिकल जो होना चाहिए वो वेरीफाइड होना चाहिए और किसी भी तरीके कोई भी कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि हम अगर वेपर में क्रिएट कर रहे हैं तो हम उसमें कोई भी ड्रग की कंटामिनेशन कर दे या फिर हमारी ड्रग कंटामिनेट हो जाए, ये नहीं। हमें व्हीकल यूज करके उसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लेकिन हम किसी भी तरीके का कोई भी कंटामिनेशन यूज नहीं करेंगे, कंटामिनेशन नहीं करवाएंगे अपने ड्रग का। नेक्स्ट है कंट्रोल एनिमल। अब देखिए, हर प्रोसीजर की तरह इस प्रोसेस में भी हमें कंट्रोल एनिमल को यूज करना पड़ेगा, कंट्रोल ग्रुप्स यूज करने पड़ेंगे। तो कंट्रोल ग्रुप्स के साथ क्या कंडीशन है इस मेथड में, तो देखिए, अ कंकरेंट नेगेटिव एयर कंट्रोल ग्रुप इज नॉट नेसेसरी। अगर नेगेटिव एयर ग्रुप है तो उस कंडीशन में हमें कंट्रोल ग्रुप लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। When a vehicle other than water is used to assist the generating the test atmosphere, a vehicle control group should only be used. Historical inhalational toxicity data are not available. देखिए, मान लीजिए अगर आपने व्हीकल वाटर के अलावा कोई और व्हीकल यूज किया है तो आपको अपना कंट्रोल ग्रुप लेना है, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर उस व्हीकल का कोई भी टॉक्सिकोलॉजिकल डाटा अवेलेबल नहीं होगा, तो मान लीजिए आपके पास कोई व्हीकल है, एक्स व्हीकल है, जिसका प्रीवियसली यूज हुआ है किसी भी और प्रिपरेशन में एज अ व्हीकल, तो आपके पास उसका टॉक्सिकोलॉजिकल डाटा है, तो इन केस उस कंडीशन में अब आप अपने उस व्हीकल का अपनी रीसेंट स्टडी के लिए उसका कंट्रोल ग्रुप नहीं लेंगे, क्योंकि आपके पास प्रीवियस टॉक्सिकोलॉजिकल डाटा है। तो आप
एनिमल की सेफ्टी के लिए आप अपना कंट्रोल ग्रुप नहीं यूज करेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर आपने ऐसा कोई सोल्यूशन लिया है, ऐसा कोई व्हीकल लिया है जिसका प्रीवियसली कोई डाटा नहीं है, तो आपको कंट्रोल लेना पड़ेगा। अगर पहले ही वो चीज यूज हो चुकी है तो आपको कंट्रोल लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अगर आपने वाटर एज अ व्हीकल यूज किया है तो भी आपको कंट्रोल लेने की जरूरत नहीं होगी। If the toxicity study of the test article formulated in vehicle revealed no toxicity, it followed that a vehicle of non-toxic at the concentration, thus there is no need for the vehicle control. अगर मान लीजिए आपकी ड्रग है, वो आपका जो व्हीकल है उसका कोई टॉक्सिसिटी डाटा नहीं अवेलेबल है, इट मीन्स कि वो सेफेस्ट है। मान लीजिए अगर वो पहले यूज हुई है और उस यूज होने के बाद उस ड्रग ने कोई भी टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस नहीं करी है एनिमल पे, उसका कोई भी टॉक्सिकोलॉजिकल रिकॉर्ड नहीं है उस व्हीकल का, तो अब जब आप नेक्स्ट फर्दर स्टडीज करेंगे तो ऐसा नहीं कि अब आप फिर से लगाएंगे क्योंकि पहले उसका डाटा नहीं है। उसका टेस्टिंग तो आपने कर रखी है ना, आपके पास भले उसका टॉक्सिकोलॉजिकल डाटा नहीं है लेकिन आपने टेस्टिंग कर रखी है, इट मींस कि वो सेफेस्ट पोजीशन पे है। तो अब आप जब अपनी रिसेंट स्टडी में उसको व्हीकल के तौर पे यूज करेंगे तब भी आप उसका कंट्रोल यूज नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास प्रीवियस डाटा है जो कि ये शो कर रहे हैं कि वो व्हीकल सेफ है, तो आप उसका भी कंट्रोल यूज नहीं करेंगे। ये सब आगे हम चीजें कर क्यों रहे हैं? जस्ट बिकॉज हम एनिमल की सेफ्टी चाहते हैं, तो हम इसलिए व्हीकल को जो हमारा कंट्रोल ग्रुप है उसको यूज नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मॉनिटरिंग ऑफ एक्सपोज्ड कंडीशन। अब हमारे पास एनिमल हो गया, व्हीकल हो गया, पार्टिकल साइज हो गया। अब बात करते हैं कि हम कैसे अपने एनिमल को एक्सपोज करेंगे। तो मॉनिटरिंग एक्सपोज कंडीशंस क्या है? पहली चीज है कि जब भी हमें कोई भी इनहेलेशनल ड्रग डिलीवरी करवानी है तो हमारे पास एक चैम्बर होना चाहिए, एक एयर फ्लो होना चाहिए जिसके थ्रू हम अपने ड्रग को डिलीवर करेंगे एनिमल के पास। पहली चीज तो ये है। तो क्या है चैम्बर एयर फ्लो? चैम्बर एयर फ्लो क्या है? वो चैम्बर जहां पर हमारी एयर फ्लो होगी, यानी कि हमारी टेस्ट ड्रग की एयर इन द फॉर्म ऑफ एयर हम अपने टेस्ट ड्रग को फ्लो करवाएंगे एनिमल के ऊपर। ठीक है, द फ्लो ऑफ द एयर थ्रू द चैम्बर शुड बी केयरफुली कंट्रोल होना चाहिए। कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर, हमें उसकी मॉनिटरिंग कॉन्टिन्यूसली करनी है। एंड रिकॉर्ड एट लीस्ट हावरली ड्यूरिंग द ईच एक्सपोज। जब भी अपने एनिमल को एक्सपोज करेंगे तो हमें उसको हमेशा हर घंटे उसको मॉनिटर करना है और ये कंट्रोल होना चाहिए और मॉनिटर कंडीशन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एनिमल को लगा करके छोड़ दिया, वहां पे अपने आप फ्यूम्स जा रही हैं, ऐसा नहीं करना। आपको उस चैम्बर को कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग उसकी करनी है जहां पर आप अपने एनिमल को एक्सपोज करवाएंगे। नेक्स्ट है ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन शुड बी लीस्ट 19% एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन शुड नॉट एक्सीड 1%। जो भी चैम्बर होगा जहां पे हमें एनिमल्स को रखना है, अपने ड्रग को इंट्रोड्यूस करना है, उस चैम्बर का कार्बन डाइऑक्साइड लेवल 1% से शुड नॉट एक्सीड होना चाहिए, मतलब 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और उसमें ऑक्सीजन की भी जो हमारी क्वांटिटी है वो 19% होनी चाहिए, मिनिमम 19% आपकी होनी ही चाहिए, जिससे कि आपके एनिमल को उस ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई दिक्कत ना हो। ऑक्सीजन उसको प्रॉपर मिल रही है, जो भी उसकी टॉक्सिसिटी डेवलप हो वो ड्रग के फ्यूम्स की वजह से हो, उसको रिस्पायरेशन में उसको कोई दिक्कत ना हो। ड्रग के फ्यूम्स की वजह से उसको जो दिक्कत होनी वो ऑक्सीजन की कमी या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेस की वजह से उसको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। नहीं तो ऐसा होगा तो आपके जो रिजल्ट आएगा उसमें फ्लक्चुएशन हो जाएगा, वो रिजल्ट तो एक्यूरेट होगा ही नहीं। तो ये कंडीशन है। नेक्स्ट है चैम्बर टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब जाहिर सी बात है जो चैम्बर है उसका एक टेम्परेचर भी होना चाहिए और एक ह्यूमिडिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही चीजें आपके डिपेंड करती हैं कि आपके एनिमल किस तरीके से रहेगा। तो उसके लिए क्या है, जो चैम्बर का टेम्परेचर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए 22 ± 3 डिग्री सेंटीग्रेड। और ह्यूमिडिटी की अगर हम बात करें तो ये हमारा 30 से लेकर के 70% तक ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। इसके अलावा क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एनिमल ब्रीदिंग जोन इज बोथ नोज ओनली एंड होल बॉडी ओनली शुड नॉट बी मॉनिटर्ड एंड रिकॉर्डेड एट लीस्ट 3 times फॉर द ड्यूरेशन अप टू 4 hours एंड आवरली फॉर शॉर्टन ड्यूरेशन। अगर हम अपने एनिमल का ट्रेडिशनल स्टडी कर रहे हैं तो ट्रेडिशनल स्टडी में आपने देखा है कि आपके एनिमल का जो टाइमिंग है वो 4 hours का है। तो जब हम अपने स्टडी परफॉर्म करेंगे तो आपको अपने उस
चैम्बर का ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी चेक करते रहना है, ब्रीदिंग जोन की रिलेटिव ह्यूमिडिटी चेक करते रहना है। चाहे आप नोज ओनली मेथड लगा रहे हैं, चाहे आप होल बॉडी इनहेलेशन करवा रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में आपको उस एरिया की रिलेटिव ह्यूमिडिटी चेक करते रहना है। और ये हम 3 टाइम्स चेक करते हैं। अगर हम 4 आवर वाले की बात करें तो 3 टाइम हम चेक करते हैं। इसी तरीके से आपकी जितने भी टाइम की स्टडी होगी आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी चेक करते रहना है। नेक्स्ट है टेस्ट आर्टिकल, नॉमिनल कंसंट्रेशन। अब देखिए नॉमिनल कंसंट्रेशन क्या है। The nominal exposure chamber concentration should be calculated and recorded। हमें उस चैम्बर का नॉमिनल कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है और रिकॉर्ड करना है। अब ये नॉमिनल कंसंट्रेशन क्या है? द नॉमिनल कंसंट्रेशन इज द मास ऑफ द जनरेटेड टेस्ट आर्टिकल डिवाइडेड बाय द टू। हमें कंडेंस करना है एरोसॉल्स की कंडीशन तक। इसके अलावा क्या है, अगर हम ये बात करें कि हमें कितनी पार्टिकल साइज देनी है एनिमल्स को, तो सबसे जो आपको यहाँ पे जो जरूरी रखने वाली चीज है वो ये है कि मास मीडियम एरोडायनेमिक डायमीटर्स रेंजिंग फ्रॉम 1 to 4 म्यूएम, इस रेंज की हमें पार्टिकल साइज चूज करनी होती है। इसके अलावा ज्योमेट्रिक स्टैंडर्ड डेविएशन इन रेंज 1.5 to 3 आर रिकमेंडेड। ये रिकमेंडेड पार्टिकल साइज है जो कि आपको चूज करनी होती है। ड्रग एरोसॉल या फिर वेपर्स जो भी हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं उनकी पार्टिकल साइज हमें इतना रखना पड़ेगा, तभी हमारा एनिमल जो है उसको आराम से इनहेल कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा टेस्ट आर्टिकल प्रिपरेशन इन व्हीकल। अब देखिए जो भी हमारे ड्रग है उनको हम इन द फॉर्म ऑफ इनहेलेशन देने वाले हैं, तो उसको इनहेलेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक व्हीकल चाहिए होगा। तो अब ये व्हीकल हम कैसे इसको करेंगे? देखिए व्हीकल में भी यूज टू जनरेट अ एप्रोप्रिएटेड कंसंट्रेशन एंड पार्टिकल साइज। जाहिर सी बात है कि व्हीकल का यहाँ पे सिर्फ काम ये है कि आपकी पार्टिकल साइज को जनरेट करना, एप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन प्रोवाइड करवाना। In the atmosphere, water should be given preference। अगर कोई भी ड्रग है उसको हम वाटर व्हीकल के साथ हम उसका वेपर कन्वर्ट कर पाते हैं, हम उसका एरोसॉल प्रिपेयर कर पाते हैं, तो हम उसे चूज करेंगे, वो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी। लेकिन मैकेनिकल प्रोसेस टू अचीव दैट रिक्वायर्ड पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन हाउएवर कैन केयर शुड बी टेकन टू नॉट डिकम्पोज और अल्टर द टेस्ट आर्टिकल। मान लीजिए अगर कोई ऐसी कंडीशन डेवलप होती है जब हमें वाटर उस चीज के लिए फेवरेबल ना हो, तो आपको कोई व्हीकल यूज करना पड़ेगा या फिर अदर व्हीकल, या फिर आपको मैकेनिकल प्रोसेस यूज करनी पड़ेगी। तो जब हम मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू अपने ड्रग को इनहेलेशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मतलब इनहेलेशन रूट की तरफ कन्वर्ट करते हैं, उनको एरोसॉल्स प्रिपरेशन करवाते हैं, तो पार्टिकल साइज के डिस्ट्रीब्यूशन में हमें केयर रखनी पड़ेगी। और साथ ही साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा टेस्ट आर्टिकल डिकम्पोज नहीं होना चाहिए बाय द मैकेनिकल प्रोसेस, क्योंकि मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू आप वेपर्स तो क्रिएट कर लोगे, लेकिन मान लीजिए आपकी ड्रग डिकम्पोज हो गई तो हम इफेक्ट कैसे देखेंगे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। Next है the composition of the test article should be verified analytically, adequate care should be taken to not contaminate the test material। देखिए कंपोजिशन ऑफ द टेस्ट आर्टिकल जो होना चाहिए वो वेरीफाइड होना चाहिए और किसी भी तरीके का कोई भी कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि हम अगर वेपर में क्रिएट कर रहे हैं तो हम उसमें कोई भी ड्रग की कंटामिनेशन कर दे या फिर हमारी ड्रग कंटामिनेट हो जाए, ये नहीं। हमें व्हीकल यूज करके उसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लेकिन हम किसी भी तरीके का कोई भी कंटामिनेशन यूज नहीं करेंगे, कंटामिनेशन नहीं करवाएंगे अपनी ड्रग का। नेक्स्ट है कंट्रोल एनिमल। अब देखिए हर प्रोसीजर की तरह इस प्रोसेस में भी हमें कंट्रोल एनिमल को यूज करना पड़ेगा, कंट्रोल ग्रुप्स यूज करने पड़ेंगे। तो कंट्रोल ग्रुप्स के साथ क्या कंडीशन है इस मेथड में, तो देखिए अ कंकरेंट नेगेटिव एयर कंट्रोल ग्रुप इज नॉट नेसेसरी। अगर नेगेटिव एयर ग्रुप है तो उस कंडीशन में हमें कंट्रोल ग्रुप लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। When a vehicle other than water is used to assist the generating the test atmosphere, a vehicle control group should only be used। Historical inhalational toxicity data are not available। देखिए कंट्रोल क्या होता है, जिसको हम कोई भी चीज प्रिपरेशन कोई भी अपना ट्रीटमेंट नहीं देते वही कंट्रोल होता है। तो मान लीजिए अगर आपने व्हीकल वाटर के अलावा कोई और व्हीकल यूज किया है तो आपको अपना कंट्रोल ग्रुप लेना है, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर उस व्हीकल का कोई भी टॉक्सिकोलॉजिकल डाटा अवेलेबल नहीं होगा, तो मान लीजिए आपके पास कोई व्हीकल है, एक्स व्हीकल है, जिसका प्रीवियसली यूज हुआ है किसी भी और प्रिपरेशन में एज अ व्हीकल, तो आपके पास उसका टॉक्सिकोलॉजिकल डाटा है, तो इन केस
उस कंडीशन में अब आप अपने उस व्हीकल का अपनी रीसेंट स्टडी के लिए उसका कंट्रोल ग्रुप नहीं लेंगे, क्योंकि आपके पास प्रीवियस टॉक्सिकोलॉजिकल डाटा है, तो आप एनिमल की सेफ्टी के लिए आप अपना कंट्रोल ग्रुप नहीं यूज करेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर आपने ऐसा कोई सोल्यूशन लिया है, ऐसा कोई व्हीकल लिया है जिसका प्रीवियसली कोई डाटा नहीं है, तो आपको कंट्रोल लेना पड़ेगा। अगर पहले ही वो चीज यूज हो चुकी है तो आपको कंट्रोल लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अगर आपने वाटर एज अ व्हीकल यूज किया है तो भी आपको कंट्रोल लेने की जरूरत नहीं होगी। If the toxicity study of the test article formulated in vehicle revealed no toxicity, it followed that the vehicle of non-toxic at the concentration, thus there is no need for the vehicle control. अगर मान लीजिए आपकी ड्रग है, वो आपका जो व्हीकल है उसका कोई टॉक्सिसिटी डाटा नहीं अवेलेबल है, इट मींस कि वो सेफेस्ट है। मान लीजिए अगर वो पहले यूज हुई है और उस यूज होने के बाद उस ड्रग ने कोई भी टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस नहीं करी है एनिमल पे, उसका कोई भी टॉक्सिकोलॉजिकल रिकॉर्ड नहीं है उस व्हीकल का, तो अब जब आप नेक्स्ट फर्दर स्टडीज करेंगे तो ऐसा नहीं कि अब आप फिर से लगाएंगे क्योंकि पहले उसका डाटा नहीं है। उसका टेस्टिंग तो आपने कर रखी है ना, आपके पास भले उसका टॉक्सिकोलॉजिकल डाटा नहीं है लेकिन आपने टेस्टिंग कर रखी है, इट मींस कि वो सेफेस्ट पोजीशन पे है। तो अब आप जब अपनी रिसेंट स्टडी में उसको व्हीकल के तौर पे यूज करेंगे तब भी आप उसका कंट्रोल यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास प्रीवियस डाटा है जो कि ये शो कर रहे हैं कि वो व्हीकल सेफ है, तो आप उसका भी कंट्रोल यूज नहीं करेंगे। ये सब आगे हम चीजें कर क्यों रहे हैं? जस्ट बिकॉज हम एनिमल की सेफ्टी चाहते हैं, तो हम इसलिए व्हीकल को जो हमारा कंट्रोल ग्रुप है उसको यूज नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मॉनिटरिंग ऑफ एक्सपोज्ड कंडीशन। अब हमारे पास एनिमल हो गया, व्हीकल हो गया, पार्टिकल साइज हो गया। अब बात करते हैं कि हम कैसे अपने एनिमल को एक्सपोज करेंगे। तो मॉनिटरिंग एक्सपोज कंडीशंस क्या है? पहली चीज है कि जब भी हमें कोई भी इनहेलेशनल ड्रग डिलीवरी करवानी है तो हमारे पास एक चैम्बर होना चाहिए, एक एयर फ्लो होना चाहिए जिसके थ्रू हम अपने ड्रग को डिलीवर करेंगे एनिमल के पास। पहली चीज तो ये है। तो क्या है चैम्बर एयर फ्लो? चैम्बर एयर फ्लो क्या है? वो चैम्बर जहां पर हमारी एयर फ्लो होगी, यानी कि हमारी टेस्ट ड्रग की एयर इन द फॉर्म ऑफ एयर हम अपने टेस्ट ड्रग को फ्लो करवाएंगे एनिमल के ऊपर। ठीक है, The flow of the air through the chamber should be carefully control होना चाहिए। Continuously monitor, हमें उसकी मॉनिटरिंग continuously करनी है। And record at least hourly during the each expose। जब भी अपने एनिमल को एक्सपोज करेंगे तो हमें उसको हमेशा हर घंटे उसको मॉनिटर करना है और ये कंट्रोल होना चाहिए और मॉनिटर कंडीशन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एनिमल को लगा करके छोड़ दिया, वहां पे अपने आप फ्यूम्स जा रही हैं, ऐसा नहीं करना। आपको उस चैम्बर को कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग उसकी करनी है जहां पर आप अपने एनिमल को एक्सपोज करवाएंगे। नेक्स्ट है ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन शुड बी लीस्ट 19% एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन शुड नॉट एक्सीड 1%। जो भी चैम्बर होगा जहां पे हमें एनिमल्स को रखना है, अपने ड्रग को इंट्रोड्यूस करना है, उस चैम्बर का कार्बन डाइऑक्साइड लेवल 1% से शुड नॉट एक्सीड होना चाहिए, मतलब 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और उसमें ऑक्सीजन की भी जो हमारी क्वांटिटी है वो 19% होनी चाहिए, मिनिमम 19% आपकी होनी ही चाहिए, जिससे कि आपके एनिमल को उस ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई दिक्कत ना हो, ऑक्सीजन उसको प्रॉपर मिल रही है। जो भी उसकी टॉक्सिसिटी डेवलप हो वो ड्रग के फ्यूम्स की वजह से हो, उसको रिस्पायरेशन में उसको कोई दिक्कत ना हो, ड्रग के फ्यूम्स की वजह से उसको जो दिक्कत होनी वो ऑक्सीजन की कमी या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेस की वजह से उसको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। नहीं तो ऐसा होगा तो आपके जो रिजल्ट आएगा उसमें फ्लक्चुएशन हो जाएगा, वो रिजल्ट तो एक्यूरेट होगा ही नहीं। तो ये कंडीशन है। नेक्स्ट है चैम्बर टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब जाहिर सी बात है जो चैम्बर है उसका एक टेम्परेचर भी होना चाहिए और एक ह्यूमिडिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही चीजें आपके डिपेंड करती हैं कि आपके एनिमल किस तरीके से रहेगा। तो उसके लिए क्या है, जो चैम्बर का टेम्परेचर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए 22 ±3 डिग्री सेंटीग्रेड। और ह्यूमिडिटी की अगर हम बात करें तो ये हमारा 30 से लेकर के 70% तक ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। इसके अलावा क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एनिमल ब्रीदिंग जोन इज बोथ नोज ओनली एंड होल बॉडी ओनली शुड नॉट बी मॉनिटर्ड एंड रिकॉर्डेड एट लीस्ट 3 times फॉर द ड्यूरेशन अप टू 4 hours एंड आवरली फॉर शॉर्टन ड्यूरेशन। अपने एनिमल का ट्रेडिशनल स्टडी कर रहे हैं तो ट्रेडिशनल स्टडी में आपने देखा है कि आपके एनिमल का जो टाइमिंग है वो 4 hours का है। तो जब हम अपने स्टडी परफॉर्म करेंगे तो आपको अपने उस
चैम्बर का ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी चेक करते रहना है, ब्रीदिंग जोन की रिलेटिव ह्यूमिडिटी चेक करते रहना है, चाहे आप नोज ओनली मेथड लगा रहे हैं चाहे आप होल बॉडी इनहेलेशन करवा रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में आपको उस एरिया की रिलेटिव ह्यूमिडिटी चेक करते रहना है। और ये हम 3 टाइम्स चेक करते हैं। अगर हम 4 आवर वाले की बात करें तो 3 टाइम हम चेक करते हैं। इसी तरीके से आपकी जितनी भी टाइम की स्टडी होगी आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी चेक करते रहना है। नेक्स्ट है टेस्ट आर्टिकल नॉमिनल कंसंट्रेशन। अब देखिए नॉमिनल कंसंट्रेशन क्या है। द नॉमिनल एक्सपोजर चैम्बर कंसंट्रेशन शुड बी कैलकुलेटेड एंड रिकॉर्डेड। हमें उस चैम्बर का नॉमिनल कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है और रिकॉर्ड करना है। अब ये नॉमिनल कंसंट्रेशन क्या है। द नॉमिनल कंसंट्रेशन इज द मास ऑफ द जनरेटेड टेस्ट आर्टिकल डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पास थ्रू द चैम्बर सिस्टम। नॉमिनल कंसंट्रेशन क्या होती है। नॉमिनल कंसंट्रेशन एक मास ऑफ जनरेटेड टेस्ट आर्टिकल, जो टेस्ट आर्टिकल है उसका मास, कितना मास जनरेटेड टेस्ट आर्टिकल का है, डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पास्ड। चैम्बर के अंदर कितनी एयर वॉल्यूम पास हो रही है और आपका मास टेस्ट आर्टिकल कितना है, इसी को हम बोलते हैं नॉमिनल कंसंट्रेशन। तो नॉमिनल कंसंट्रेशन को भी हमें देखना है कि नॉमिनल कंसंट्रेशन कितना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका द नॉमिनल कंसंट्रेशन नॉट बी यूज्ड टू कैरेक्टराइज द एनिमल एक्सपोजर बट comparison of nominal concentration and actual concentration give and the indication of the generate efficacy of the test system and thus may be used to discover a generation problem। अब नॉर्मल जो हमारी नॉमिनल कंसंट्रेशन है वो क्या दिखाती है। नॉमिनल कंसंट्रेशन इसलिए नहीं है कि हमारा एनिमल का एक्सपोजर किस तरीके का है, बल्कि हम इसलिए देखते हैं नॉमिनल कंसंट्रेशन कि जो कंपैरिजन ऑफ द नॉमिनल कंसंट्रेशन और एक्चुअल कंसंट्रेशन ये इंडिकेट कर सके कि ड्रग की एफिकेसी क्या है। और नॉमिनल कंसंट्रेशन हमारे आप देखा आपने क्या है कि वो जितना भी मास ऑफ द टेस्ट वॉल्यूम है अपॉन द जितना भी आपका एरिया उस जोन में एयर सर्कुलेट हो रहा है, ये होता है नॉमिनल कंसंट्रेशन। तो ये जो नॉमिनल कंसंट्रेशन ये रिफ्लेक्ट करेगा कि जब हम इसको एक्चुअल कंसंट्रेशन से कंपैरिजन करेंगे तो ये ड्रग की एफिकेसी दिखाएगा कि ड्रग की एफिकेसी कितनी है, इसलिए हम इसको नॉमिनल कंसंट्रेशन को यूज करते हैं। नेक्स्ट एक्चुअल कंसंट्रेशन क्या होता है। द एक्चुअल कंसंट्रेशन इज द टेस्ट आर्टिकल कंसंट्रेशन एट द एनिमल ब्रीदिंग जोन इन इनहेलेशनल चैम्बर। एक्चुअल कंसंट्रेशन वो कंसंट्रेशन जिसमें आपका टेस्ट आर्टिकल जो है वो ब्रीदिंग जोन में प्रेजेंट है, इनहेलेशन चैम्बर के ब्रीदिंग जोन में प्रेजेंट है। ये आपका ब्रीदिंग जोन है, इस तरीके से आपका ये ब्रीदिंग जोन है। अब मान लीजिए इस ब्रीदिंग जोन में कितना टेस्ट आर्टिकल इनहेलेशनल चैम्बर में प्रेजेंट है, कितना यहाँ पे एनिमल जो प्रेजेंट है उसको कितना वो इनहेल करेगा, इनहेलेशन चैम्बर में कितना आपका टेस्ट आर्टिकल प्रेजेंट है, ये होता है एक्चुअल कंसंट्रेशन। अब देखिए एक्चुअल कंसंट्रेशन क्या है। एक्चुअल कंसंट्रेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द स्पेसिफिक मेथड। अब हम ये कैसे पता लगाएंगे कि एक्चुअल कंसंट्रेशन होती क्या है। तो क्या है स्पेसिफिक मेथड में डायरेक्ट सैंपलिंग करेंगे, हम डायरेक्टली उसी जोन से निकाल के सैंपलिंग कर लेंगे और अमाउंट को पता लगा लेंगे। एडजॉर्प्टिव और केमिकल रिएक्टिव मेथड, डायरेक्ट सैंपलिंग में के बाद एडजॉर्प्टिव मेथड या फिर केमिकल रिएक्टिव कोई मेथड यूज करके हम पता लगाएंगे कितना अमाउंट में हमारा प्रेजेंट है टेस्ट ड्रग। इसके अलावा नॉन स्पेसिफिक मेथड सच एज ग्रेविमेट्रिक फिल्टर एनालिसिस भी हम यूज कर सकते हैं, जिससे कि हम ये पता चल जाएगा कि हमारा कितना अमाउंट ऑफ टेस्ट ड्रग ब्रीदिंग जोन में प्रेजेंट है इनहेलेशन चैम्बर के अंदर। इनहेलेशन चैम्बर के अंदर ब्रीदिंग जोन में प्रेजेंट जो भी हमारा टेस्ट ड्रग रहेगा वही तो रिस्पॉन्सिबल होगा अपने ड्रग की एक्टिविटी के लिए कि आपकी ड्रग कितना टॉक्सिक इफेक्ट दिखा रही है। तो इसलिए नेक्स्ट टेस्ट आर्टिकल पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए टेस्ट आर्टिकल पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है। अब particle size distribution of the aerosol should be determined at least twice during each 4 hour exposure। मतलब पार्टिकल साइज किस पार्टिकल साइज का वहां पर डिलीवरी हो रहा है, इस पार्टिकल साइज की डिलीवरी को चेक करने के लिए आपको एटलीस्ट 4 घंटे की जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें 2 बार कम से कम आपको चेक करना चाहिए कि आपका पार्टिकल साइज एक्यूरेट क्वांटिटी या फिर एक्यूरेट साइज में डिलीवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इसको हम कैसे करते हैं, एरोडायनेमिक पार्टिकल साइजर से हम इसकी उसके साइज को देख लेंगे कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है पार्टिकल साइज का वो किस हिसाब से हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा प्रोसीजर।